मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं भारतीय इतिहास के एक नई कहानी के साथ आपके सामने हूँ। आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की। हम बात करेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को कैसे और क्यों नष्ट किया गया। बहुत ही रोचक कहानी है कि किस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में आकर भारत के ज्ञान के स्रोतों को कैसे नष्ट किया और क्यों नष्ट किया। देखिए, सबसे पहले आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। नालंदा पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा गांव है। पास में राजगीर से लगभग 11.5 किलोमीटर की दूरी पर यह नालंदा स्थित है। यहाँ पर ही नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और लगभग 800 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस समय था और उस समय विश्व का सबसे बड़ा पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय से तात्पर्य है कि यहाँ पर छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और छात्र यहीं पर रहकर पढ़ाई करते थे। मैं आपको बता दूं कि नालंदा जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ यह है कि ज्ञान रूपी उपहार पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न रखना। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे और लगभग 2,000 टीचर्स उन छात्रों की पढ़ाई के लिए वहाँ पर कार्य करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि जब उसके अवशेष प्राप्त हुए, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट में उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उस पूर्ण विश्वविद्यालय का केवल 10% हिस्सा था। ये माना जाता है कि उसकी लाइब्रेरी 9 मंजिल की लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय ये उस समय का विश्वविद्यालय था। ये कहा जाता है कि उस समय चीनी यात्री वेनसांग इत्सिंग 7वीं शताब्दी में ये यात्री यहाँ भारत आए थे और लगभग 1 साल तक तो वेनसांग ने स्वयं यहाँ रहकर पढ़ाई की थी। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ज्ञान के इतने बड़े स्रोत को आक्रमणकारियों ने नष्ट किया और क्यों नष्ट किया। देखिए, इसकी स्थापना के पश्चात नालंदा विश्वविद्यालय को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, लेकिन बाद में स्कंदगुप्त ने और उसके उत्तराधिकारियों ने इसे ठीक करवा दिया था। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में गौदाश के द्वारा किया गया था, लेकिन आगे चलकर इसे भी ठीक करवा दिया गया। तीसरा आक्रमण सन 1193 में हुआ था। इस समय तुर्क आक्रमणकारी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये भारत आया था और इसने इस समय यहाँ पर भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, जहाँ पर बौद्ध काफ़ी बड़ी संख्या में थे, उन क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया था। ये माना जाता है कि उस समय बख्तियारुद्दीन खिलजी एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया था। उसने अपने हकीमों से बहुतेरों इलाज करवा लिए, लेकिन वह ठीक नहीं हो पा रहा था। ऐसे में किसी ने उसे सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आचार्य राहुल श्रीभद्र से अपना इलाज कराएं। यदि आप उनसे इलाज करवाते हैं तो आप संभवतः ठीक हो जाएंगे। लेकिन बख्तियारुद्दीन खिलजी को यह बात बहुत नागवार गुजरी कि किसी ने उसे यह सलाह दी कि वह अपने हकीमों को छोड़कर किसी भारतीय वैद्य से इलाज करवाए, और जिसने उसे सलाह दी, ये कहा जाता है कि उसने उसे काट डाला। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों से उसे कितनी नफरत थी। लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे करके उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और उसे लगा कि उसे आचार्य राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाना चाहिए। तब उसने आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र को आमंत्रित किया और उनसे अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया। क्योंकि उस समय के वैद्य बहुत ज़्यादा एथिकल होते थे। राहुल श्रीभद्र को पता था कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन एक वैद्य का काम केवल और केवल इलाज करना होता है, यही उनका धर्म होता है। इसीलिए यह शत्रु है, यह जाने बिना भी, यह जानते हुए भी उन्होंने बख्तियारुद्दीन खिलजी का इलाज करना स्वीकार किया। लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक अजीब सी शर्त आचार्य राहुल श्रीभद्र के सामने रखी और उसने कहा कि मैं आपसे इलाज तो कराऊंगा, लेकिन आपकी दी हुई कोई सी भी दवा नहीं खाऊंगा।
यह सुनकर राहुल श्रीभद्र सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि बिना दवाई खाए इसे ठीक करना कैसे संभव होगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कोई सी भी दवाई ना खाएं, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। खिलजी ने पूछा, कौन सी शर्त? तो आचार्य ने कहा कि मैं आपको एक कुरान दूंगा और आपको कुरान के इतने से इतने नंबर पेज जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे और डेली आपको एक पेज पढ़ना होगा। लगभग 30 पेज उन्होंने जो है कुरान के उन्होंने फिक्स किया और कहा कि ये 30 पेजेस जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे डेली। इस बात को खिलजी ने स्वीकार कर लिया। आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा का एक लेप लगाया और वो कुरान खिलजी को सौंप दिया। खिलजी को उन्होंने यह भी ताकीद की थी कि आप कुरान के इन पन्नों को पलटें और थूक लगाकर पलटें। खिलजी ने वैसा ही किया। वो 29 पन्नों को प्रतिदिन अपनी थूक लगाकर पलटता गया और पढ़ता गया। धीरे धीरे कर बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। जब बख्तियार खिलजी ठीक हुआ तो उसके दिमाग में एक बात आई कि बिना किसी दवाई का सेवन किए ही किसी भारतीय वैद्य ने उसे ठीक कर दिया। इसका मतलब ये है कि भारतीयों में कितना ज्ञान भरा पड़ा है, और क्या इतने बौद्धिक भारतीयों को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर रख पाना संभव हो पाएगा। इसीलिए उसने इस सोच के साथ कि यदि हम ऐसे बौद्धिक भारतीयों को नष्ट नहीं कर पाते तो हम भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उसने निश्चय किया कि इस ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट किया जाए। उसने पता लगाया कि इस ज्ञान का स्रोत है कहाँ आखिर। तो उसे पता लगा कि ये जितने भी आचार्य हैं, ये जितने भी विद्वान हैं, जितने भी बौद्धिक लोग हैं, ये सब नालंदा विश्वविद्यालय से हैं। उस समय कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थीं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाए, इसे जला दिया जाए। और उसने और उसके अनुयायी, उसके सैनिकों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। ये कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें रखी थीं कि नालंदा विश्वविद्यालय लगातार 3 महीने तक जलता रहा। इसके साथ ही उसने उस समय कई सारे बौद्ध भिक्षुओं को और कई सारे बौद्ध अनुयायियों को भी मार डाला। इस तरह से ये नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय इतना महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र था कि उस समय न केवल भारत के बल्कि विश्व के कई देशों से छात्र आते थे और यहाँ पर छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होता था। यहाँ पर चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ग्रीस, कई सारे देशों से छात्र आते थे और मेरिट के आधार पर फिर उनका चयन किया जाता था। बहुत उल्लेखनीय बात यह है कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी। तो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र को इस तुर्क आक्रमणकारी ने नष्ट किया। उसके बाद कभी भी फिर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। वर्तमान में कोशिशें चल रही हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया जा सके, लेकिन उस जैसा स्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय को अभी तक नहीं दिया जा सका। यदि आपको मौका मिलता है तो आप एक बार नालंदा विश्वविद्यालय जाकर अवश्य देखें कि ये हमारे ज्ञान का जो स्रोत था, ये हमारी जो धरोहर है, वो वर्तमान में किस रूप में है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह के भारतीय इतिहास में छुपी हुई अनगिनत कहानियों से मैं आपको परिचित कराता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।